हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज अपन पढ़ेंगे एनरिक कंजर्वेशन एंड ऑडिट ए 5002। अपन पहले सब्जेक्ट का मर्म समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट का मूल क्या है, ऊर्जा संरक्षण एवं अंकेशन क्या है। उसके बाद बाकी चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने अपनी थॉट बनी रहेगी अपन क्या पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट क्या करना चाहते हैं। तो अपन पहले ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा अंकेशन के मध्य दोनों अंतर देख लेते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा अंकेशन दोनों का उद्देश्य एक समान होते हैं, ठीक, परंतु दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा बचत की संभावनाओं को निर्देशित करता है। ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा की बचत करना होता है और इसके द्वारा खपत को विभिन्न सेक्टरों में कम किया जा सकता है। ऊर्जा अंकेशन तात्पर्य ऊर्जा खपत का विश्लेषण, मतलब ऊर्जा खपत ज़्यादा क्यों रही है तो उसका एनालिसिस करना, मतलब क्यों हो रहा है। इसके द्वारा ऊर्जा का विश्लेषण करके विभिन्न आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, जिसके आधार पर ऊर्जा संरक्षण की आगामी योजना तैयार की जाती है। इस ऊर्जा संरक्षण तथा संरक्षण निम्न बिंदु द्वारा जाता हो। तो ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा की बचत करना, ऊर्जा अंकेक्षण किसी कोई अगर हीटर ज़्यादा कंज्यूम ले रहा है तो उसका एनालिसिस करना कि क्यों ले रहा है, या फिर कोई मशीन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो उसका भी एनालिसिस करना क्यों, कि ज़्यादा एनर्जी क्यों कंज्यूम कर रही है, ताकि अपन उसमें एनालिसिस करके उसमें जो ज़्यादा ऊर्जा खपत हो रही है उसका संरक्षण कर सके। तो इसमें ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा अंकेक्षण सिद्धांत इसका ऊर्जा बचत है। इसका ऊर्जा विश्लेषण से ऊर्जा संरक्षण के परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब ऊर्जा विश्लेषण करना। उपयोगिता वही ऊर्जा खपत को कम करना। उपयोगिता वार्षिक ऊर्जा खपत का निर्धारण करके, मतलब एक्चुअल में कितनी यहाँ पे ऊर्जा खपत होगी उसका भविष्य में उसकी योजनाओं को तैयार करना। उदाहरण घरेलू प्रकाश व्यवस्था में, जैसे दिन में अगर सूर्य प्रकाश आता है तो अपन वहाँ पे लाइट ऑन नहीं कर सकते करेंगे तो अपना एक तरह से अपना ऊर्जा बचत हो गया। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत विद्युत मोटरों का अनुरक्षण करके उनके उचित धारा और निर्गम शक्ति का मापन करके मूल्यों में कम की जा सकती है। संपूर्ण प्रक्रिया ऊर्जा अंकेक्षण का भाग है। प्रकार ऊर्जा संरक्षण के प्रकार को कार्य क्षेत्र के आधार पर समझाया जा सकता है। जैसे घरेलू क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में इसके 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक, विस्तृत और सामान्य ऊर्जा अंकेक्षण। ये हो गया अपना ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा अंकेक्षण। ऊर्जा संरक्षण अपन बोल सकते हैं कि ऊर्जा की बचत करना, और अपन ऊर्जा अंकेक्षण बोल सकते हैं कि जहाँ ऊर्जा का एनालिसिस, मतलब ऊर्जा का एनालिसिस करना कि जहाँ पे अगर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही तो उसका एनालिसिस करके उसमें ऊर्जा संरक्षण करना। जैसे मोटर ज़्यादा कंज्यूम कर रही है तो मोटर का मेंटेनेंस करके, या फिर मोटर में जो भी अपना एनालिसिस मीटर होता है वो लगा के अपन पता लगा सकते हैं कि मोटर क्यों ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। इसके साथ अपन आगे चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा। ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता अनुसार हर रीति उपयोग करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए स्रोतों की उपलब्धता सीमित होने के कारण ऊर्जा को कम ऊर्जा निवेश के स्थान पर उत्तम निर्गत के कार्य करना होता है। इनपुट कम तो और अधिक आउटपुट। ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रियाओं को उन्नति का मुख्य स्रोत है। उत्पादन में वृद्धि या तकनीक उन्नति का उसको उदाहरण, परंपरागत रोशनी के बल्ब को CFL में बदलकर ऊर्जा खपत को कम किया जा रहा है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष मोटरों, एनर्जी एफिशिएंसी मोटर का प्रयोग करके ऊर्जा खपत को कम किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण प्रेरणा। ऊर्जा की सर्वाधिक खपत उद्योगों, परिवहन, घरेलू क्षेत्र में होती है, तो ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित इन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। इन औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा खपत अलग अलग होती है। इनमें वही राज्य सरकार द्वारा दी गई या फिर सुनिश्चित की जानी चाहिए। तकनीकों को, नवीन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कम ऊर्जा खपत का सुनिश्चित लाभ किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में भी वही CFL ही। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है, नहीं नष्ट हो जाएगी, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। दूसरे संरक्षण में अर्थात गुणवत्ता व उत्पादन मात्रा को प्रभावित किए बिना ऊर्जा की खपत को घटाने व इसका किफायती उपयोग करने से ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों का संरक्षण किया जाता है। ऊर्जा अंकेक्षण ऊर्जा संरक्षण का सर्वोत्तम रूप जो हमने पढ़ा था कि उसको ऊर्जा बचत किया ना, अगर ऊर्जा बचत कर रहा है फिर भी एनर्जी जब तक कंज्यूम हो रही थी तो उसका एनालिसिस करना, तो इसका सर्वोत्तम रूप हो गया। इसको सुधार करके फिर अपन वही ऊर्जा संरक्षण करते हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है। ये सतत अध्ययन होता है जो ऊर्जा उपयोग को घटाने के अवसर प्रदान करता है। ये कटौतियों को प्रैक्टिकल विधि से कार्यान्वित करने में आर्थिक और तकनीकी योजनाओं को बढ़ावा देती है। ऊर्जा अंकेक्षण का सिद्धांत वित्तीय अंकेक्षण के समान होता है। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण और विश्लेषण का संक्षिप्त विवरण होता है। ऊर्जा अंकेक्षण के उद्देश्य।
ऊर्जा अंकेक्षण के द्वारा स्रोतों के कुशल उपयोग और इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ये किसी उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा लागत के निर्धारण का मुख्य घटक होता है। ऊर्जा अंकेक्षण के उद्देश्य को निम्न बिंदु के द्वारा समझा जा सकता है। विभिन्न ऊर्जा निवेशों की मात्रा लागत को पहचान करना, परिचालन के विभिन्न लागत केंद्रों में ऊर्जा उपयोग के प्रारूप परिचालन करना, इनपुट और आउटपुट के मध्य संतुलित स्थापित करना, तापीय और विद्युत ऊर्जा से जुड़े संभावित सेक्टरों को पहचानना, बड़े उद्योग में होने वाले उपयोग को उजागर करना, व्यक्तिगत लागत केंद्रों में ऊर्जा की बचत करना, ऊर्जा संरक्षण उपायों और बचत की वास्तविकता की निर्णित करना, दीर्घकालीन ऊर्जा कार्यों का विकास करना। इस तरह से ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा अंकेक्षण है। ऊर्जा अंकेक्षण प्रकार 3 प्रकार है जो अपन ने पढ़ा था, सामान्य, प्राथमिक और विस्तार। सामान्य, प्राथमिक और विस्तार। सामान्य में हानियों की मात्रा ज्ञात किया जाता है कि कितनी हानि हो रही है। इसके लिए विभिन्न परीक्षण की आवश्यकता होती है जिसमें उसका मापन किया जाता है। इसे लेखा लघु अंकेक्षण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नुकसान को चिन्हित करना, बचत की संभावना करना, बराबर। प्राथमिक, इसमें ऊर्जा की बचत को प्राथमिक अवसर के रूप में पहचाना जाता है। प्राथमिक, इसकी सहायता से विस्तृत विवरण, डिटेल्ड, प्राथमिक की सहायता से बचत के सकारात्मक अनुमान लगाना, बिंदु को निर्धारित करना। फिर विस्तृत अंकेक्षण, बचत की संभावना को ध्यान में रखा जाता है। यह संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली को प्रदर्शित करता है। विस्तृत अंकेक्षण, परिचालन की विधियों का सुझाव देना। ठीक है। अब ऊर्जा अंकेक्षण के लिए मुख्य उपकरण, ऊर्जा अंकेक्षण जो अपन करते हैं उसके लिए क्या क्या होता है। एक तो होता है पावर एनालाइजर, जिसमें अपन पावर का एनालिसिस करते हैं। एक होता है दहन विश्लेषक, एक विद्युत मापक जो इलेक्ट्रिक मापक उपकरण होते हैं, एक फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर होता है, अवरक्त इंफ्रारेड तापमापी होता है, और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर होता है, एनीमोमीटर होता है, और पावर एनालाइजर होता है। इसके अलावा अपन और भी देख सकते हैं तो एक मेगर होता है जो अपन उसका इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा भी अपन चेक करते हैं। इस तरह काफ़ी उपकरण होते हैं जो आपको याद है वो आप लिख सकते हो। ये ऊर्जा अंकेक्षण किया जाता है, मतलब वही एक तरह से ऊर्जा का एनालिसिस। अब अपन इसके बाद में भवन में ऊर्जा अंकेक्षण कैसे कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण उपाय को व्यवहार सिद्धता, उपयोगिता विश्लेषण और तुलना करके पुराना बिल कितना है, इतना मतलब कितना कंज्यूम हुआ, तो तुलना करके भी अपन भवन में ऊर्जा अंकेक्षण कर सकते हैं। जितना हो गया, दोनों में अंतर। अपना था भारतीय विद्युत अधिनियम 2001। ये कब आया था? 19 सितंबर 2001 से आया था। इसके अंदर मानक एवं लेबलिंग, कोई भी प्रोडक्ट ले तो उसमें एक लेबल लगवाता है और उसका एक स्टैंडर्ड रहता है क्या है, और उसमें नाम एक उपभोक्ता रहता है। ऊर्जा संरक्षण का उसके अलग अलग कोड होते हैं। ऊर्जा संरक्षण फंड भी होता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो होती है, केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका होती है। बचत लाभ योजना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं चलाती है जिसमें ऊर्जा संरक्षण के लिए उन्होंने के लिए जैसे एलईडी वितरण योजना चलाई। तो ये सब ऊर्जा संरक्षण के प्रयास थे। अगर कोई इन चीज़ को यूज नहीं करता जुर्माना, तो उन पर जुर्माना लगा सकता है। इस तरह से ये अपना पहला चैप्टर हो गया ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा अंकेक्षण, जो अपन को ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा अंकेक्षण में समझ गया। ऊर्जा संरक्षण बचत हो गया, ऊर्जा संरक्षण एनालिसिस करना। तो इस तरह से अब इसमें अपन कई तरह के ऊर्जा संरक्षण, जैसे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मोटर में ऊर्जा संरक्षण कैसे सकते हैं, घरों में ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ये कई मेथड होती है जो अपन इस आधार पर अपन लिख सकते हैं। घरों में जैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी के CFL यूज़ करना, बल्ब यूज नहीं करना। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अपन अपने एक थॉट के आधार पर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना विद्युत मशीनों में ऊर्जा संरक्षण। मैं आपको उसे ओवरव्यू दूंगा। ये चैप्टर 2 है, बाकी आपको बेसिक समझ में आ गया, उसे आपको उसको अपने पेपर को अटेंड कर सकते हो। प्रेरण मोटर, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण फिर अपन पढ़ेंगे। प्रेरण मोटर ऊर्जा संरक्षण की तकनीकें, पावर क्वालिटी में सुधार करना, मोटर सर्वेक्षण के द्वारा ऊर्जा संरक्षण। इसमें इसका जो कोर होते हैं, स्टील सुधार होते हैं, उसका स्टील पतली कोर होती है, चालक के आयतन में वृद्धि, स्लो डिजाइन में सुधार करके, वायु अंतराल में सुधार करके, रोटर विद्युत में सुधार करके, उच्च दक्षता पंखा डिजाइन करके, और रोटर डिजाइन। रोटर 2 प्रकार का होता है, स्क्रूल केज और स्लिप रिंग केज। स्क्रूल केज इस प्रकार का होता है, स्लिप रिंग उसमें स्लिप रिंग लगी होती है। ये हो गया। इसके अलावा विद्युत मोटर में भार के प्रकार। विद्युत मोटर में 3 प्रकार के भार होते हैं। परिवर्ती भार जो कि छोटे उद्योगों में प्रयोग जाता है, नियत भार बलाकरण जो कि बड़े उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, नियत शक्ति भार ये मशीन टूल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। मोटर में के टेस्ट किया था ग्राउंड टेस्ट, जो अर्थ टेस्ट बोल सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और रिवर्स कनेक्शन टेस्ट। रिवर्स कनेक्शन में रिवर्स कॉइल टेस्ट हो गया, रिवर्स कॉइल ग्रू टेस्ट हो गया, और रिवर्स फेज टेस्ट हो गया, क्योंकि 2 फेज रिवर्स में नहीं होना चाहिए, और अदर टेस्ट जिसमें फेज चेक करना होता है।
इसके बाद आगे चलते हैं ट्रांसफार्मर ऊर्जा संरक्षण। ट्रांसफार्मर एक तो भार विभाजन, जिसमें समान वोल्टा अनुपात होता है, असमान वोल्टा अनुपात होता है। एक समांतर प्रचालन, अगर ट्रांसफार्मर ज़्यादा लोड होता है वहाँ पे दो ट्रांसफार्मर समांतर प्रचालन किया जाता है, और कम लोड होता है तो उसमें एक ट्रांसफार्मर बंद किया जाता है और दूसरा ट्रांसफार्मर पैरेलल में उसमें काम करता रहता है। आवश्यकता शर्तें, तो समांतर प्रचार करने के लिए क्या क्या शर्तें होती है? आवश्यकता वही, जो ज़्यादा लोड होता है तो दो हो गया, कम लोड होगा तो एक ट्रांसफार्मर दूसरा वाला बंद कर सकते हैं, फिर लोड बढ़ जाएगा तो दूसरा वाला ट्रांसफार्मर तो समांतर में पैरेलल का चलता रहेगा। तो लेकिन समांतर में प्रचलन के लिए शर्तें क्या होती है? उनकी समान पोलरिटी रहनी चाहिए, समान वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, समान इम्पीडेंस होना चाहिए, समान रिएक्टेंस होना चाहिए, समान उनकी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, समान आवर्ती रहनी चाहिए। आइसोलेटिंग तकनीक के द्वारा ऊर्जा संरक्षण। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट स्थिति में शुद्धतापूर्ण मापन और गैल्वेनिक आइसोलेशन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस करके भी वार्षिक प्रतिदिन ये सीटी ट्रांसफार्मर, सीटी करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऊर्जा संरक्षण अनुरक्षण उपकरण। मोटर सॉफ्ट स्टार्टर होता है, स्वचालित स्टार डेल्टा पर होता है, परिवर्ती आवर्ती ड्राइव होता है, स्वचालित शक्ति गुणांक नियंत्रक होता है, इंटेलिजेंट शक्ति गुणांक होता है, एक्सट्री धातु ट्रांसफर होता है, एपॉक्सी रेजिन ट्रांसफर होता है, ड्राई टाउ दो प्रकार होता है, कास्ट रेजिन और वैक्यूम प्रेशर ट्रांसफार्मर। वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, ये अपना होता है PN 120F। वीएफडी 3 प्रकार होता है, कन्वर्टर, फिल्टर और इन्वर्टर यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं अपन विद्युत संस्थापन में घरेलू में ऊर्जा संरक्षण। अब अपने को ऊर्जा संरक्षण आपके ध्यान में है कि ऊर्जा संरक्षण क्या है, किस तरह अपन ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, क्या क्या तरीके अपन घरेलू अपना सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत और दे देता हूँ। इसमें संचरण वितरण में हानियाँ, दो प्रकार की हानियाँ होती हैं, तकनीकी हानियाँ और व्यावसायिक हानियाँ। तो विद्युत संस्थापन प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण दो प्रकार की हानि होती है, व्यावसायिक और तकनीकी हानियाँ। तो तकनीकी हानि का अपन पढ़ेंगे। तकनीकी स्थायी तकनीकी हानि होती है, परिवर्तित तकनीकी हानि होती है। तकनीकी हानियों के प्रमुख कारण एवं उपाय पढ़ लेते हैं। अधिक लंबाई की वितरण लाइनें होती हैं जो अपन देखते ही हैं, और वितरण लाइनों में चालकों में असामान्य आकार, तो उसका उपाय वही है, उनके आकार को ठीक करके लाइनों को छोटी करके। वितरण ट्रांसफार्मर लोड केंद्र से दूरी पर इंस्टॉलेशन होता है, तो इसको अपन वही बोल सकते हैं कि उनको कम दूरी पर इंस्टॉलेशन किया जाए। प्राथमिक द्वितीय वितरण प्रणाली में न्यूनतम शक्ति गुणांक, तो अपन यही कर सकते हैं कि इनको शक्ति गुणांक में सुधार किया जाए। खराब कार्यकुशलता अच्छी करके अपन तकनीकी हानि को सुधार कर सकते हैं। फीडर फेज धारा एवं लोड का संतुलन, इनको संतुलित करके भी। हानियों का लोड गुणांक का प्रभाव, ट्रांसफार्मर का आकार एवं चयन सही करके। तीन फेज भार संतुलन, ट्रांसफार्मर स्विचिंग और प्रचालन। इसके अलावा व्यवसायिक हानियाँ दो प्रकार की होती है। व्यवसायिक हानियाँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे नॉन कस्टमर द्वारा प्रत्यक्ष टैपिंग, जैसे डायरेक्ट किसी ने डायरेक्ट चोरी कर ली तो नॉन कस्टमर हुआ ना, तो ये व्यवसायिक हानि हो ना, उसको पैसा का लॉस तो हुआ ना। इसके अंतर्गत लाइन उपभोक्ता सप्लाई प्रत्येक सप्लाई ली जाती है, उपभोक्ता सही आंकड़ा नहीं लगा सकता। नॉन टैपिंग को रोकने के लिए एकल चालक प्रणाली उपयोग की जाती है। पहले दिन जिसमें सीधा डायरेक्ट चोरी लाइट की जाती है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम हो गया। बिलिंग संग्रह मापन में दोष युक्त होना, बिलिंग ऐड कोई नहीं जमा कराता तो और कोई कम यूनिट करके कम निकाला, तो ये तरह से बिलिंग वहाँ पर दोष युक्त है, तो ये कॉमर्शियल हानि में आता है। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया अपना ऊर्जा संरक्षण उपकरण। अधिकतम मांग को मॉनिटर करता है। इसमें वही होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, एनालॉग टू डिजिटल ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता रहा है, करंट ट्रांसफर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफर होता है, ड्राइवर IC होती है, क्रिस्टल लोडिटर होता है, KVR नियंत्रक। पहला हो गया अधिकतम मान नियंत्रक और दूसरा KVR नियंत्रक, जो KVR को नियंत्रित करता है। प्रकाशन प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण, जैसे प्रकाश प्रणाली, जैसे प्रकाश स्रोतों का प्रतिस्थापन, जैसे कैसे छेप लगा के, LED लाइट लगा के, नियॉन लाइन लगा के, सही ल्यूमेन का चयन करके, जैसे अपना 46 से 96 तक होना चाहिए। सही रंग का चयन, प्रकाशन डिजाइन की अवधारणा। प्रकाश नियंत्रक स्विच गियर द्वारा प्रकाश नियंत्रक, ये उपकरणों का समूह होता है। प्रकाश नियंत्रक गियर, ये उपकरणों का समूह होता है। प्रकाश नियंत्रक की आवश्यकता क्यों है? जिस चौंध परछाई होती है तो उसको समाप्त करने के लिए प्रकाश नियंत्रक, जैसे अपना चकाचौंध सी होती है, उस प्रकाश को ठीक करने के लिए एक समान प्रतिदिन, मतलब किसी जगह ज़्यादा लाइट है किसी जगह कम है, तो उसको एक समान करने के लिए नियंत्रण ड्राइव होती है। संस्थापन ऊंचाई के लिए प्रकाश स्रोतों के मध्य अंतर। प्रकाश नियंत्रक गियर के अवयव क्या क्या है? इग्नाइटर्स होता है, बेलाइस्ट होता है, LED ड्राइवर्स होता है, आंतरिक LED ड्राइवर्स और बाह्य LED ड्राइवर। सह उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऊर्जा संरक्षण था, ऊर्जा अंकित था, वैसे सह उत्पादन। सह उत्पादन क्या होता है कि एक तो अपन सीधा कोई प्लांट है, सीधा इलेक्ट्रिक ले रहे हैं,
तो अपना जो हीट हो रही है वो वेस्ट हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा। तो सही उत्पादन में क्या होता है, कोई फ्यूल है, फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी भी और जो हीट निकला उसको बॉयलर में, हीट का प्रयोग बॉयलर में प्रयोग करके जैसे पानी गर्म करना और अदर काम में यूज किया जा सकता है। तो यह सह उत्पादन होता है, एक साथ दो का प्रयोग। तो अपन पढ़ लेते हैं। सह उत्पादन एक ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी है, इसके द्वारा प्राथमिक उपयोग को घटाता है और ऊर्जा की लागत को कम करता है, क्योंकि इसमें हीटिंग के द्वारा काम होता है ना। यह सह उत्पादन ऊर्जा को दो भागों ताप तथा विद्युत, तो इसको कंबाइंड में CHP कहते हैं, CHP, कंबाइंड हिट पावर, इसे संयुक्त ताप एवं शक्ति CHP कहते हैं। उत्पादन के द्वारा होने वाली ऊष्मा का विद्युत उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे मोटर, संपीड़क, पंखे, गुण आदि। तापीय ऊर्जा का उपयोग भाप उत्पन्न करने, पानी को गर्म करने, ड्रायर के लिए, हवा गर्म करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से उत्पादन दो या दो से अधिक रूपों में परिवर्तित की जाती है, जैसे फ्यूल हुआ, ये फ्यूल है, बॉयलर से टरबाइन को घुमाया, ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसके द्वारा थर्मल एनर्जी। गैस सह उत्पादन के निम्न उदाहरण समझा सकता है। गैस टरबाइन में गैस का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होता है। शेष ऊष्मा का उपयोग ऊष्मा की पुनः प्राप्ति हेतु बॉयलर में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार भाप का उपयोग निर्माण प्रक्रिया में होता है। कोयले में ऊष्मा बॉयलर का ताप के रूप में परिवर्तित होकर भाप उत्पन्न करती है। इस भाप का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन या अन्य प्रक्रियाओं में करने के लिए किया जाता है। अधिकांश औद्योगिक प्रक्रियाओं विशेषकर विद्युत उत्पादन प्रदाय किए गए ईंधन के 50% ज़्यादा भाप का उपयोग वातावरण में गैस चिमनी निष्कासित तथा टैरिफ से उत्पादन समझ में आ गया। अब इसमें अलग अलग होता है, जैसे बेटन हो गया, ट्रिंकाइन हो गया, मिश्रित हो गया। तो बेटन अपना गैस में हो गया, रेंकाइन अपना ताप या भाप में आ गया, यूज करता है। टैरिफ वही होता है जो विद्युत कंपनी द्वारा जो अपन जो उपयोग करते हैं और उससे विद्युत कंपनी द्वारा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन द्वारा अपने प्रति यूनिट हिसाब से जो पैसा देते हैं वो टैरिफ होता है। विद्युत कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा को उपभोक्ताओं से वसूल करने के लिए नियम एवं शर्तें होता है। टैरिफ क्या होता है, विद्युत कंपनियों के नियम एवं शर्तें कि आपने ऊर्जा कंज्यूम की इतनी यूनिट की, आप उस नियम एवं शर्तों के हिसाब से पे कर दीजिए। ये नियम एवं शर्तें क्या बोलता लेती है, टैरिफ कहलाती है। अर्थात उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा के भुगतान का माध्यम टैरिफ कहलाता है। विद्युत उत्पादकों द्वारा विद्युत दरों को कम करने का प्रयास किया जाता है। इन दरों के द्वारा उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा टैरिफ निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि विद्युत उत्पादन में आने वाली लागत को पूर्ण रूप से प्राप्त किया। टैरिफ निर्धारण करते हुए ध्यान रखना है कि लागत मूल्य के अतिरिक्त लाभ भी अर्जित होना चाहिए। यह लाभ विद्युत सप्लाई संयंत्र के कर्मचारियों तथा अन्य प्रभारों को शामिल किया जाता है, चूँकि भारतीय विकास के जैसे लाभ करते प्रतिशत कम से कम। टैरिफ के आधार पर विद्युत कंपनियों को लाभ अर्जित करके बेहतर में भविष्य में विस्तार का प्लान तैयार करते हैं। टैरिफ बनाने से निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी टैरिफ उपभोक्ताओं के लिए सही करना, ऐसा नहीं है कि आपने पर यूनिट की रेट बहुत ज़्यादा रहती है और कोई यूज नहीं कर रहा। टैरिफ की बनावट इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रत्येक भार के उपभोक्ता को अर्थात कम भार अधिक भार दोनों पूर्वक स्वीकार हो। इसमें कोई तो कम यूज कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, तो कम वाले ज़्यादा करने वाले उतना ही कम यूज करना है, तो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। टैरिफ सरल एवं सहज होना चाहिए और नियम शर्तें उपभोक्ता आसानी से समझना चाहिए। उपभोक्ताओं को इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि वो पीक ऑफ बिजली में अधिकतम उपयोग कर सके। टैरिफ से सप्लायर और उपभोक्ता दोनों को समान लाभ मिलना चाहिए। टैरिफ सस्ता होना चाहिए जिसे उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाए। टैरिफ के द्वारा विद्युत प्रदाय के विद्युत उपभोक्ता शुल्क के रूप में एक निश्चित धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। टैरिफ इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। टैरिफ का उद्देश्य वही विद्युत शक्ति लागत को उपभोक्ताओं से प्राप्त करना होता है। जो विद्युत खपत का व्यय है वो उपभोक्ता से प्राप्त करना। विद्युत कंपनी द्वारा उपकरणों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है कि लागत मूल्य का प्रयास किया जाए। इस प्रकार विभिन्न टैरिफ के आधार पर लागत निर्धारित की जाती है। तो ये टैरिफ के द्वारा लागत को दो प्रकार से शुल्क प्राप्त होते हैं, वार्षिक, स्थिर और चल। किसी स्थिर शुल्क किसी जनरल केंद्र का वह शुल्क होता है जिसके अंदर मशीनरी, संयंत्र इत्यादि शामिल होते हैं। स्थिर वार्षिक स्थिर शुल्क एक निश्चित मान के संग्रह के साथ किया जाता है। यह लागत पर परिवर्तित प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। वार्षिक चल शुल्क परिवर्तित लागत होती है। इसके अंतर्गत ऊर्जा स्रोतों के मूल्य में परिवर्तन होने पर टैरिफ के चल शुल्क में परिवर्तन किया जाता है। टैरिफ के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं, विद्युत भार की प्रकृति क्या होती है, उसका भार गुणांक क्या है, विविधता गुणांक क्या होता है, भार की मात्रा क्या है, उपभोक्ता द्वारा खपत की गई ऊर्जा कितनी है, अधिकतम मांग और अधिकतम मांग गुणांक क्या है। टैरिफ के प्रकार टाइम ऑफ डेट टैरिफ, इसमें 500 kVA से अधिक भार होना चाहिए। और पीक ऑफ डेट टैरिफ, पीक ऑफ
रात को 11 बजे से सुबह 7 होता है, और फुल पीक होता है सुबह 10 से 4 के 7 पीक तक, और 4 PM से 11 PM तक। सरल दर टैरिफ होता है, समेकित दर टैरिफ होता है, ब्लॉक दर टैरिफ होता है, द्विभाग टैरिफ होता है, अधिकतम मांग टैरिफ होता है, शक्ति गुणक टैरिफ होता है। ऊर्जा अंकेक्षण, एक अपन से ऊर्जा अंकेक्षण जो अपन ने पढ़ा था, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसकी प्रक्रिया होती है प्री प्लानिंग होती है, पूर्व प्लानिंग होती है, उसका फिर विनिधान होता है, और इम्प्लीमेंटिंग उसका कार्यान्वयन किया जाता है, और सस्टेनिंग होती है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि प्री प्लानिंग उसके डाटा का संग्रह किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। इस तरह आप इसको पूरी तरह से लिख सकते हैं। एक होता है वॉक थ्रू ऊर्जा अंकेक्षण, एक अलग ही था इसलिए मैंने इसको ले लिया कि वॉक थ्रू ऊर्जा अंकेक्षण क्या है। तो एक तरह से क्या है, इंस्पेक्शन होता है। सामान्य ऊर्जा अंकेक्षण होती है, सामान्य ऊर्जा अंकेक्षण होता है इसके अंदर किसी भी प्रोजेक्ट उद्योग में निरीक्षण के दौरान ऊर्जा अंकेक्षण को निर्देशित किया जाता है। इस निरीक्षण में यह जाता है कि प्रोजेक्ट के तकनीक रूप से प्रयोग होने वाले उपकरण एवं उनकी कार्यप्रणाली ठीक से कार्य कर रही है या नहीं, तथा कार्यस्थल में उपस्थित सभी उपकरणों की दक्षता का परीक्षण इस प्रकार के अंतर्गत किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उपकरणों को बदलने के लिए निर्देशित किया जाता है। मतलब उपकरण आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो उनको बदल दो। किसी बिल्डिंग में वॉक थ्रू ऊर्जा अंकेक्षण के अंतर्गत सर्वप्रथम संपूर्ण कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करके जो कुछ बिंदु हैं जिसमें अपन सुधार कर सकते हैं उनको मार्क कर लिया जाता है। इसके बाद उनको चयन का मूल सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ये अपना हो गया, थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक अपन इसके इंटर में आपको अभी बेसिक और दे दिया, आपको एक सब्जेक्ट की समझ आ गई कि अपन इसमें क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो अपने काम के लिए एग्जाम से कल एक अपन शॉर्ट वीडियो लाएंगे 20 से 30 मिनट का, उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कैसे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंगे, मोटर में ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंंगे, वो टैरिफ अपना हो गया। और बाकी जो भी अपना रहेगा घरेलू में ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंगे, इस तरह के जो भी, और मेंटेनेंस क्या क्या, ट्रांसफार्मर क्या क्या मेंटेनेंस करेंगे, इस तरह के जो भी पॉइंट रहेंगे उसमें अपन कल एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अपने दोस्त अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि अपने सेमेस्टर एग्जाम में अपने कुल मिला के सेमेस्टर एग्जाम निकाला सेमेस्टर में काम आ सके। थैंक यू।